तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज फिर से विज्ञान विषय के अंतर्गत पहली यूनिट जो कि कक्षा 6 की है उसको हम लोग डिजिटल बोर्ड में पढ़ेंगे और कितना अच्छा होगा इसमें चीज़ों को समझना और कितनी जल्दी होगा। ठीक है, तो बात यह है कि जल्दी के ही चक्कर में ना रहो, समझ में भी आना चाहिए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन बनता है दिमाग में तो वो पूछ सकता है, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। तो इकाई 1, दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन मतलब हमारा जो रोज का जो जीवन है, डेली हम लोग क्या करते हैं और उस कामों में विज्ञान कैसे शामिल है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहले के लोग किस तरीके से कार्य किया करते थे, उनके जीवन में कैसा विज्ञान था, और आज के टाइम में वर्तमान के समय में जो है वो हम लोग किस तरीके से काम करते हैं और हमारे जीवन में कैसा विज्ञान शामिल हो गया है। पहले कितना बेहतर था या फिर अब कितना बेहतर है, ये भी हम लोग जानेंगे। इसमें हमको क्या क्या जानना है वो यहाँ पर देखो। सबसे पहले दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका, दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या भूमिका है। दूसरा है परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य। परंपरागत का मतलब जैसे पहले चलता था, ठीक है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य और आज के समय में विभिन्न क्षेत्रों में, ये नहीं कि सिर्फ एक ही क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों की बात हो रही है। तो सभी क्षेत्रों में विज्ञान की क्या भूमिका है। फिर विज्ञान के अविवेकपूर्ण उपयोग, कुछ लोग जो है विज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, है ना, तो उससे समस्याएं उत्पन्न होती है। उन समस्याओं को भी हम लोग जान देंगे कि कौन कौन समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी अगर आप विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं करोगे। अविवेक मतलब बिना सोचे समझे आप किसी काम को करते चले जाओगे, भले उसमें विज्ञान का उपयोग है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। किस तरीके से होगा उसको भी जानेंगे। भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। इसी लेसन में हम लोग ये भी जानेंगे कि हमारे भारत के कितने ऐसे वैज्ञानिक हैं। अभी मैं नाम अगर पूछूं आप लोगों से तो आप 2-4 नाम बता पाओगे, ज्यादा बता नहीं पाओगे। इसमें काफी नाम आपको मिलेंगे कि जो भारतीय हैं और बड़े बड़े आविष्कार उन्होंने किया है। अन्य देशों के भी वैज्ञानिकों का देखेंगे कि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान किया है। तो ठीक है, अब यहां पर देखो सबसे पहले क्या बता रहा है कि मनुष्य स्वभाव से सदैव ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। मनुष्य, मानव जो है, मानव ही क्या, हमने तो देखा है जानवरों के अंदर भी जिज्ञासा आ जाती है ना। जिज्ञासु का मतलब क्या होता है, यहां पर एक शब्द है जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब जानने की इच्छा। इंसान के सामने कोई भी घटना घटित होगी, यहां पर एक माइक बज रहा है, हेलो हेलो कर रहा, अब काफी लोगों के दिमाग में ये आ गया होगा क्या है, कोई प्रोग्राम है, कुछ है, कहां पे है, कौन आ रहा, कैसे कैसे सब कुछ होगा, है ना। मतलब कब, क्यों, कहां और कैसे, कब, क्यों, कहां और कैसे, ये 4 सवाल दिमाग में आने लगते हैं। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, जिसके दिमाग में ये 4 सवाल आते हैं समझ लो वही वैज्ञानिक सोच रखता है। और जिसके अंदर ये 4 सवाल, कब, क्यों, कहां और कैसे, ये चारों सवाल अगर उसके दिमाग में नहीं आते हैं तो ये मान लो कि उसके अंदर वैज्ञानिक सोच नहीं है। वो बिना सोचे समझे भेड़ की तरीके से उसको जिधर हाँक दिया जाएगा उधर ही वो चलता चला जाएगा, है ना। विवेक का इस्तेमाल नहीं करेगा, तर्क का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसमें देखो क्या है, कह रहा कि जो इंसान है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। उसे हमेशा अपने आसपास की दुनिया में घटने वाली जो भी चीजें होती हैं उनका जवाब ढूंढता है। उनका क्या ढूंढता है, जवाब। अगर बारिश भी हुई तो उसके दिमाग में ये ना आए कि हाँ किसी की कृपा से बारिश हो रही है, उसके दिमाग में ये आए कि बारिश कैसे होती है। हमारे यहाँ ज्यादा होती है, रेगिस्तान में कम होती है, लद्दाख में कम होती है ना, चेरापूंजी में सबसे ज्यादा होती है। तो ये सवाल अगर उसके दिमाग में आ रहे हैं कि क्यों वहां ऐसा होता है, क्यों यहाँ ऐसा होता है, कैसे होता है,
कब होता है, क्यों होता है, अगर ये सवाल आते हैं तब तो ठीक। और अगर उसने सोच लिया कि भाई किसी की कृपा से हो रही है, तो ये सारे चारों सवाल क्या हो गए, खत्म हो गए। सच्ची बात बताऊं, अपने देश में, अपने देश क्या अन्य देशों को तो मैं गया नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने भारत में देखा है 2 लाइनें चलती हैं। एक वैज्ञानिक सोच वाली, कौन सी, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक सोच वाले लोग होते हैं। और एक होता है, अब उनको मैं धार्मिक भी नहीं कह सकता, वो समझ लो अवैज्ञानिक है। क्या है, अवैज्ञानिक। यहां पे आप देखोगे अवैज्ञानिक, ठीक है। तो देखो होता क्या है, ये दोनों लाइनें जितना ये लोग बनाते चलते हैं विज्ञान पढ़ा करके, जैसे शिक्षक हो गया, प्रोफेसर हो गया, हाँ, उतना ही जो दूसरी लाइन है अवैज्ञानिक सोच वाले, उतना ही उसको पाटते चलते हैं। देखो वैज्ञानिक सोच वाले जैसे टीचर हम हैं, हम आपको बताएंगे, आपके अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करेंगे, आप कोई चीज को ऐसे ही अंध भक्ति के रूप में नहीं मान लोगे। और जैसे यहाँ पे हो गए बहुत से बाबा हैं, ढेर सारे बाबा हैं, वो आपको यही बताएंगे। उनसे अगर आप सवाल पूछ लोगे बारिश कैसे होती है, हवा कैसे चलती है ना, गर्मी क्यों होती है, इनके जवाब धरती जो है चीजों को अपनी तरफ क्यों खींचती है, या फिर मौसम कैसे बदलता है, हर चीज का उनके पास एक ही जवाब है, सब किसकी कृपा से, बस। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वैज्ञानिक सोच जो होती है उसको खत्म करते चलते हैं। क्या करते चलते हैं, खत्म। तो इन लोगों से बच के रहना है, ठीक है। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। इसमें एक भाई छात्रा है जिसका नाम है सीमा। क्या नाम है, सीमा। सीमा जब अपने घर पे रहती है, कहां रहती है, घर पे। जब वो अपने घर पे रहती है तो थोड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति की वो छात्रा है, वो बालिका जिज्ञासु प्रवृत्ति की है। कैसी है, बच्चे भी होते हैं जब जन्म लेते हैं बच्चे, तो उनके अंदर जिज्ञासा रहती है, वो जाते जाते कीड़े को पकड़ लेंगे, दीपक को छू लेंगे, छू लेते हैं ना सर, बाद में जल जाते तो पता लग जाता है कि नहीं इसको नहीं छूना है, फिर वो दीपक से दूर भागते हैं, है ना, ठीक है। कीड़े को पकड़ लेते हैं, पकड़ को मीन मान दे, कोई काट लेगा तो कीड़े से डरने लगेंगे, है ना। तो मतलब उनके अंदर जिज्ञासा होती है देख करके। तो बचपन से बच्चे जिज्ञासु होते हैं, वैज्ञानिक सोच के होते हैं, हम लोग उनको गड़बड़ बना देते हैं, ठीक है। तो सीमा है, कौन है, सीमा। सीमा जो है वो अपनी मां से पूछती है कि कोई चीज जब हम ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से छोड़ते हैं तो जमीन पर क्यों गिर जाती है, जमीन पर क्यों गिर जाती है। आप लोगों के भी दिमाग में आया होगा कभी, हमारे भी नहीं आया था पहले, जब छोटे थे गिर जाती रोज गिर जाता था, सामान्य सी बात थी, कभी ये दिमाग में आया नहीं कि आखिर क्यों गिर जाता है ना। तो इसके भी दिमाग में आया भाई। फिर पूछा कि जब प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं तो जल्दी कैसे बन जाता है, दूध से दही कैसे बन जाता है, फ्रिज में सामान ठंडा क्यों रहता है, चिड़िया कैसे उड़ लेती है, चिड़िया कैसे उड़ती है। ये सारे सवाल सीमा के दिमाग में आए। कक्षा 6 की छात्रा थी सीमा। कौन सी क्लास की, 6 की, है ना। अब देखो दूसरे दिन, कौन से दिन, दूसरे दिन, दूसरे दिन जब सीमा जाती है स्कूल, कहां जाती है, स्कूल, इसको भी बंद कर दो। जब स्कूल जाती है तो वहां यही सवाल अपने टीचर से पूछती है। किससे पूछती है, टीचर से। जब टीचर से, देखो शिक्षिका ने सीमा को समझाते हुए कहा, क्या कहा, जब टीचर से पूछती है कि आप सभी के सवाल हमारे आसपास की दुनिया संबंधित है, मनुष्य में हर चीज को जानने समझने की उत्सुकता होती है, ठीक है। यह उत्सुकता देखने से, छूने से, सूंघने से, स्वाद चखने से या सुनने के कारण उत्पन्न होती है। आप सोचो हमारे दिमाग में कोई भी जिज्ञासा कैसे आती है। हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं कौन कौन सी हैं, छू करके त्वचा, है ना, ठीक है, हाथ में ये चमड़ी तो ऐसे छूते हैं तो छू करके हमको पता लगता है, या फिर सूंघ करके लगता है, या फिर चख करके, कितने हो गए,
3, सूंघ करके, सुन करके, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों से हमें, कितनी इंद्रियों से? 5 इंद्रियां ऐसी हैं, 5 शरीर के हमारे ऐसे अंग हैं जिनसे हमको ज्ञान मिलता है। ठीक है, अगर हम तवे पर रख दिए, हाथ जल गया, तो कौन सी इंद्री काम की भाई? छूने वाली। कौन सी? त्वचा काम किया। कौन से? त्वचा। कोई भी हमारे अंग छू जाएगा तो जलेगा, तो हमको पता लगता है ना। फिर उसके बाद सूंघने से स्वाद, मतलब ये 5 ज्ञान इंद्रियों के कारण ही हमें उत्सुकता पैदा होती है किसी चीज को जानने की। अब इनका उत्तर देखो कैसे मिलेगा। जैसे कोई चीज हुआ, 5 ज्ञान इंद्रियों ने हमको बताया कि हाँ ये चीज घटित हुई है। अब उसका उत्तर कौन ढूंढेगा? देखो, विज्ञान इन सवालों का उत्तर देने की कोशिश करता है। जो भी सवाल आपके दिमाग में आएंगे उनका उत्तर देने की कोशिश कौन करता है? विज्ञान। कैसे देता है भाई इनका जवाब? देखो, सबसे पहले विज्ञान क्या करता है, कैसे इनका जवाब देता है विज्ञान? विज्ञान कैसे हर सवालों का जवाब देता है? सभी का नहीं दे पाता, फिर बाद में देता है। कैसे देता है? सबसे पहले क्या करता है भाई? यहां पे देखो, विज्ञान कैसे इन सवालों का उत्तर देता है। तो शिक्षिका बोली, यह जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि वैज्ञानिक किस तरह से कार्य करते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, कैसे कार्य करते हैं। वे जिस समस्या का हल खोजना होता है, सबसे पहले क्या करते हैं? उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। सूक्ष्म अवलोकन, बिल्कुल बारीक तरीके से उसको देखेंगे, एकदम एक एक चीज उसको देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। फिर उससे संबंधित जानकारियां एकत्रित करते हैं। उससे संबंधित जानकारी क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। एकत्रित करते मतलब इकट्ठा करते हैं। फिर एकत्रित जानकारी के द्वारा वे अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं। उत्तर के बारे में क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। पहले तो कल्पना ही किया ना। जो भी पहले देखो, पहले ध्यान से देखेंगे किसी घटना को, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उससे संबंधित सभी जानकारियों को इकट्ठा करेंगे। फिर जानकारियों के हिसाब से जो इकट्ठा हो, उसके हिसाब से अपने एक उत्तर को बनाते हैं, कल्पना करते हैं कि शायद इस वजह से ये हो रहा होगा। फिर क्या करते हैं? अब अभी ये पक्का विज्ञान नहीं है, अभी उन्होंने उत्तर की कल्पना की है, लेकिन वो उत्तर सही है ये जरूरी तो नहीं है ना, है ना। अब क्या करेंगे? इस तरह किसी सिद्धांत की रचना करते हैं। क्या करते हैं? सिद्धांत बनाते हैं, नियम बनाते हैं, और देखेंगे कि क्या जो हमने कल्पना करके जो सिद्धांत बनाया है, जो नियम बनाया है, क्या वो सही है कि नहीं सही है। उसके लिए वो टेस्ट लेंगे। क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे। देखो, सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है। सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जब प्रयोग से साबित हो जाता है, तभी फिर कहते हैं कि हाँ, उस समस्या का हल यही था। जैसे बारिश हुई तो कैसे हुई उसको पहले ध्यान से देखेंगे। हाँ भाई, कैसे? बादल में से पानी गिरा। कैसे गिरा होगा पानी? बादल तो उड़ती हुई भाप है, जरूर ऊपर टेम्परेचर ठंडा है, धरती की सतह ज्यादा गर्म है, और जितना धरती से ऊपर जाओगे उतना क्या होगा? ठंडा होता जाता है। जहां हवाई जहाज उड़ते हैं वहां और ठंडी लगती है। ठीक है, धरती को समझो कि ये तावा है, और तावा से तपता समझ लो, तपता, जलती हुई। हाँ, हम तावा ही कहेंगे क्योंकि तावा आग से गर्म होता है। वैसे धरती की सतह भी जो है सूरज के ताप से गर्म होती है। तवे से जितना दूर जाओगे उतना ही आपको उसका गर्मी कम महसूस होगा, है ना। तो जितना धरती से ऊपर जाते हैं उतना तापमान कम है, ठंडा है। तो जो भाप है वो ठंडी होती होगी, और ठंडी होती होगी तो जो भाप है वो किसमें बदल जाती होगी? बूंद में। और जब बूंद में बन गई तो थोड़ा भारी हो गई, नीचे आके टप से गिर जाती है। ऐसा सोचा? कभी कभी ज्यादा ठंडी हो गई, क्या बन गया? बर्फ बन गया, खटा खटा के ओले की तरह गिरने लगा, है ना। ये अब बारिश कैसे होती है ये समस्या थी। इसके बारे में अभी क्या हो रहा है? जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं और कल्पना करके अपने उत्तर की कल्पना कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई? पूरा पता लगाएंगे कि ये भाप कहां से बन के जाती होगी, बादल कैसे बनते होंगे,
फिर कहा होगा धूप निकलती है जब तेजी से, तो पत्तियों से, तालाबों से, समंदर से पानी भाप बनके ऊपर उठता है। जब ऊपर उठ के जाता है तो बादल के रूप में एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। फिर जब नमी बनती है, ठंडा होता है ऊपर भाप, तब जाके पानी की तरफ बरसता है। फिर उसको बार बार क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, बार बार देखें क्या सच में ऐसा होता है। अब की साल ऐसे ही बारिश हुई थी, देखो अगले साल होती है ना। तब उनको जो है विश्वास हो जाता है कि हाँ, जो हमने सिद्धांत बनाया है वो हमारा सिद्धांत, हमारा नियम सही है, ऐसे ही बारिश होती है।